वे सभी गर्मजोशी से उसका स्वागत करने लगे। ये वे लोग थे जो किसी न किसी कारणवश साधना करने में असमर्थ थे। हालांकि वे उसके घनिष्ठ मित्र नहीं थे, फिर भी सभी समान पीड़ा के साथी थे। फीनिक्स क्राय एम्पायर में जहां युद्ध कला सर्वोपरि थी, ऐसे लोग हमेशा तिरस्कार के पात्र बनते थे। यही कारण था कि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आ गए थे। तुम लोग भी जल्दी आ गए, लव मुस्कुराया। फेंगफू स्टार वायुतारा के सफल निर्माण के बाद उसका मूड अत्यंत अच्छा था। एक दुबला-पतला युवक उत्सुकता से बोला, भाई लव, हमने सुना है कि तुमने विक्रम को हरा दिया। क्या तुम सच में साधना करने लगे हो? बाकी सभी भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। वे पहले स्वयं को लव के बराबर समझते थे, लेकिन अब स्थिति बदलती दिखाई दे रही थी। हाँ, बस थोड़ी सी किस्मत थी, लव मुस्कुराया। लेकिन हाल ही में मैंने एक नई दिव्य विद्या सीखी है। दिव्य विद्या? सबका ध्यान तुरंत उसी विषय पर चला गया। हाँ, हाल ही में मुझे एक दुर्लभ भविष्य दर्शन ग्रंथ मिला। उसे पढ़कर मैंने काफी कुछ सीखा है। भविष्य दर्शन? क्या वह सड़क किनारे बैठे ज्योतिषियों वाली विद्या है? किसी ने पूछा। पूरी तरह नहीं, लव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उसी विद्या से मैंने देखा था कि विक्रम के चेहरे पर अशुभ संकेत हैं, इसलिए मैंने उससे युद्ध किया। और परिणाम तो तुम सब जानते ही हो। सब लोग चुप हो गए। कई लोगों को अचानक बात समझ में आने लगी। सचमुच, सुना था कि उस दिन विक्रम किसी जादू के प्रभाव में लग रहा था। उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। एक युवक गंभीरता से बोला। अब अधिकांश लोग लव की बात पर विश्वास करने लगे थे। एक अन्य युवक तुरंत आगे आया। भाई लव, मेरा चेहरा भी देखो। मेरी मंगेतर मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं होती। ऐसा क्यों? लव हंस पड़ा। पहले बैठते हैं। सभी एक कोने में जाकर बैठ गए। मेज पर मिठाइयाँ रखी थी। लव ने कहा, सब लोग एक एक मिठाई खाओ। सबने वैसा ही किया। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा। एक और खाओ। सबने दूसरी मिठाई भी खा ली। तभी लव ने पूछा, अब समझे? जिस युवक ने प्रश्न पूछा था, उसकी आंखें चमक उठीं। समझ गया। आप कहना चाहते हैं कि इंसान को संतोष करना चाहिए, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। बाकी लोग प्रभावित होकर लव को देखने लगे, लेकिन लव ने सिर हिलाया। गलत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम पहले से इतने मोटे हो और फिर भी खाते जा रहे हो। तुम्हारी मंगेतर अभी तक भागी नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे साथ सोने से तो किसी लड़की की जान चली जाए। अगर रात को करवट बदल दी तो वह चपटी हो जाएगी। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। जिस युवक को सब मोटू मोहन कहते थे, उसका चेहरा लाल हो गया। भाई लव, मेरा चेहरा देखो। एक दुबला युवक आगे आया। लव ने बड़ी गंभीरता से उसका चेहरा देखा, फिर बोला, 30 वर्ष की उम्र तक तुम अत्यंत गरीब और दुखी रहोगे। युवक पहले निराश हुआ, फिर पूछा, उसके बाद? उसके बाद, लव गंभीरता से बोला, तुम्हें अपनी हालत की आदत हो जाएगी, फिर दुख नहीं होगा। पूरा हॉल फिर हंसी से गूंज उठा, लेकिन तभी सभी की हंसी अचानक रुक गई। एक व्यक्ति उन्हें घूर रहा था। वह था विक्रम। लव ने पहले ही उसे देख लिया था। वह मुस्कुराकर बोला, अरे वरिष्ठ विक्रम, आपके घाव ठीक हो गए? बाहरी घाव तो भर गए लगते हैं, लेकिन अंदरूनी घावों का क्या हाल है? विक्रम का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसके मन में युद्ध मंच की वह भयानक घटना ताजा हो उठी, विशेषकर वो घातक लात। उसकी आंखों में क्रोध भर गया। लव, हरामी, मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ अरीना में चुनौती देता हूँ। क्या तुम स्वीकार करोगे? लव का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी माँ का अपमान उसे कभी स्वीकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इस बार भी शर्त होगी, लव ने शांत स्वर में कहा। विक्रम हंसा। जितनी चाहो शर्त रख लो, मैं सब स्वीकार करूँगा। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वो अवश्य जीतेगा, और लाइफ एंड डेथ अरीना में हारने वाले को दूसरा अवसर नहीं मिलता। वहाँ केवल जीवन या मृत्यु होती थी।
ठीक है, लव ने कहा। कल दोपहर के 3/4 घंटे बाद लाइफ एंड डेथ अरीना में मिलते हैं। विक्रम ठंडी हंसी हंसा। उसकी दृष्टि में लव पहले ही मृत व्यक्ति बन चुका था, लेकिन लव भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब समय आ गया था एक मुर्गी को मारकर बंदरों को चेतावनी देने का। विक्रम के जाने के बाद लव ने धीरे से कहा, चलते समय संतुलन बनाए रखना, कहीं गिर मत जाना। विक्रम का शरीर अचानक जड़ हो गया। वह लव के शब्दों का अर्थ समझ चुका था। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसकी चाल पहले से ही अजीब हो चुकी थी। जितना वो सामान्य दिखने की कोशिश करता, उतना ही विचित्र लगता। अंततः वह लगभग बत्तख की तरह डगमगाता हुआ चला गया। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मोटू मोहन चिंतित स्वर में बोला, भाई लव, तुमने ये चुनौती क्यों स्वीकार की? ये जीवन मरण का युद्ध है। लव मुस्कुराया। मैंने उसका चेहरा देखा है। उसके ऊपर मृत्यु की छाया मंडरा रही है। वह 2 दिन के भीतर मरने वाला है। इसके बाद उसने धीरे से कहा, वैसे मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर मोटू मोहन ने दांत भींचकर कहा, भाई लव, मैं अपनी सारी बचत तुम्हें देता हूँ। उसने तुरंत एक क्रिस्टल कार्ड आगे बढ़ा दिया। उसमें 80,000 से अधिक स्वर्ण मुद्राएं थीं। लव चौंक गया। उसने इतनी बड़ी सहायता की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी अपनी बचत निकालने लगे। मेरे पास 60,000 है, मेरे पास 30,000 है, मेरे पास भी जो है सब ले लो। कुछ ही देर में लव के हाथ में 2 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्राएं आ चुकी थी। वह भावुक हो उठा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। सब हंस पड़े। भाई लव, हमारे पास तुम्हारी तरह साहस नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। लव ने सिर हिलाया। उसने यह उपकार अपने हृदय में अंकित कर लिया। उसी समय ज्ञान सभा के द्वार पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। पूरा सभा भवन तुरंत शांत हो गया। अध्याय 6, सूद की पहली वसूली। लव ने भीतर प्रवेश करने वाले लोगों की ओर देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लोगों का एक समूह किसी एक व्यक्ति के चारों ओर इस प्रकार घूम रहा था, जैसे तारों का समूह चंद्रमा के चारों ओर। वह युवक अत्यंत सुंदर था, मानो किसी शिल्पकार ने उसे जेड पत्थर से तराशा हो। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह था। वही व्यक्ति जिसने युद्ध मंच पर लव को इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह लगभग मर ही गया था। विक्रम सिंह वीरेंद्र सिंह का पुत्र और रुद्रगढ़ के सामंत परिवार का उत्तराधिकारी था। उसकी साधना अपने समवयस्कों में सर्वोच्च मानी जाती थी। इसी कारण कुलीन युवाओं के बीच उसकी लोकप्रियता अत्यधिक थी। जैसे ही उसने लव को देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह सीधे उसकी ओर बढ़ा। पिछली बार जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मेरा एक वार तुम्हें अपनी माँ तक को पहचानने लायक नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में क्षमा कम और उपहास अधिक था। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था मानो कोई राजा किसी भिखारी को देख रहा हो। लव भी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम अपनी दादी तक को नहीं पहचान पाओगे। उसके भीतर क्रोध उबल रहा था। जिस दिन वह जागा था, वहाँ केवल उसकी माँ और वो बूढ़ा वैद्य मौजूद थे। स्पष्ट था कि उसकी स्थिति की खबर उसी बूढ़े ने विक्रम तक पहुँचाई थी, और अब विक्रम स्वयं ये बात स्वीकार कर रहा था। साथ ही उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थी कि महंगी औषधि की आवश्यकता पड़े, लेकिन उस बूढ़े ने उसकी माँ को डराकर घर की बची खुची पूंजी भी निकलवा ली थी। ये सब किसी योजना का हिस्सा था। विक्रम के साथ खड़े लोग तुरंत भड़क उठे। लव, लगता है तुम्हें फिर से मरने का शौक हो गया है। घाव भरते ही अकड़ वापस आ गई। भाई विक्रम तुम्हें फिर आधा मरा छोड़ देगा। एक निकम्मा आदमी भी इतनी बड़ी बातें करता है। ऐसे लोगों का कुलीन परिवारों में होना ही शर्म की बात है। चारों ओर से तानों की बौछार होने लगी, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। वह आगे बढ़ा
और अपनी उंगली लव की नाक की ओर तान दी। लव, तुम और मैं दोनों कुलीन परिवारों से हैं, लेकिन हम दोनों के बीच आकाश और धरती का अंतर है। तुम केवल एक चींटी हो, और चींटी का काम केवल ऊपर देखकर डरना होता है। इसलिए चाहे मैं तुम्हें जितना भी कुचलूं, तुम्हें चुपचाप सहना होगा, वरना पिछली बार की तरह कुत्ते की मौत मरोगे। धड़ाम। लव अचानक मुस्कुराया और अगले ही क्षण उसने बिजली की गति से हाथ बढ़ाकर विक्रम की उंगली पकड़ ली। चटाक। हड्डी टूटने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। आह! विक्रम दर्द से चीख उठा। उसकी उंगली अस्वाभाविक कोण पर मुड़ चुकी थी। उसके चेहरे की सारी शान गायब हो गई। लव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम खुद को सबसे ऊपर समझते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने बारे में बात नहीं कर रहे? पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लव सीधे विक्रम पर हाथ उठा देगा। भाई विक्रम, हरामी, छोड़ो उन्हें। बाकी लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े, लेकिन तभी एक विशालकाय आकृति लव के सामने आ खड़ी हुई। जो भी आगे बढ़ा उसे मैं पीटूंगा। गर्जना पूरे कक्ष में गूंज उठी। ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ठाकुर था। उसका विशाल शरीर और प्रचंड आभा मंडल देखकर सभी लोग रुक गए। अर्जुन किसी गुट में शामिल नहीं होता था, लेकिन उसकी शक्ति सबको भयभीत करती थी। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। केवल विक्रम की दर्द भरी कराहें सुनाई देती रहीं। तभी एक कठोर आवाज गूंजी। यहाँ क्या हो रहा है? सबने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध आचार्य उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर सभी के चेहरे बदल गए। ये साहित्य भवन के सबसे सख्त अध्यापक थे। उनकी बात पूरे इंपीरियल कॉलेज में अंतिम मानी जाती थी। साहित्य भवन में लड़ाई करने वालों को 1 महीने की सजा मिलती है। क्या तुम सब उसे आजमाना चाहते हो? उन्होंने कठोर स्वर में कहा। लव ने तुरंत विक्रम की उंगली छोड़ दी और सम्मान से झुक गया। आचार्य जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो एक प्रयोग कर रहे थे। वृद्ध ने भौहें सिकोड़ ली। प्रयोग? कैसा प्रयोग? लव गंभीर चेहरा बनाकर बोला। हम ये जांच रहे थे कि एक उंगली 5 उंगलियों के सामने कितनी देर टिक सकती है। इस प्रयोग से हमें सहयोग की शक्ति का ज्ञान हुआ। एक अकेली उंगली चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसकी सीमा होती है, लेकिन जब 5 उंगलियां मिलती हैं, तो मुट्ठी बनती है, और वही वास्तविक शक्ति होती है। इस प्रयोग से मुझे और विक्रम दोनों को बहुत लाभ मिला है। सही कह रहा हूँ ना, भाई विक्रम? विक्रम का चेहरा क्रोध से नीला पड़ गया, लेकिन यदि वह विरोध करता तो दोनों को दंड मिलता। अंततः उसने दांत पीसकर कहा, जी, सही है। वृद्ध आचार्य ने लव को कुछ क्षण तक देखा। उनकी आंखों में हल्की हंसी झलक गई। स्पष्ट था कि वे सच्चाई समझ चुके थे, लेकिन अंततः उन्होंने केवल इतना कहा, भविष्य में ऐसा प्रयोग मत करना। जी आचार्य। लव मुस्कुरा दिया। जब सब जाने लगे, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, रुको। उसकी उंगली केवल टूटी नहीं थी, लव ने किसी विशेष तकनीक से उसकी नसों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसी कारण दर्द असहनीय था। भाई विक्रम, लव मुस्कुराया, अगर फिर कोई प्रयोग करना हो तो मुझे अवश्य बुलाना। आज तो केवल सूद की पहली किस्त वसूली है, मूलधन अभी बाकी है। उसके मन में ये विचार कौन था? इसके बाद सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह बैठ गए। आचार्य का व्याख्यान आरंभ हुआ, लेकिन अधिकांश लोगों के सिर के ऊपर से बातें गुजर रही थी। इतिहास, राजनीति, कृषि, दर्शन, राज्य संचालन, सब कुछ चल रहा था। लव को भी कई बार जम्हाई आने लगी, लेकिन मोटू मोहन और उसके मित्र पूरी गंभीरता से सुन रहे थे, क्योंकि वे साधना नहीं कर सकते थे। उनका भविष्य केवल शिक्षा पर निर्भर था। किसी तरह समय बीता। दोपहर होते ही पूरा इंपीरियल कॉलेज जीवंत हो उठा। सभी छात्र बैटल स्किल पवेलियन की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि जो साधना नहीं कर सकते थे, वे भी भागे, क्योंकि कभी कभी भाग्य किसी भी पुस्तक में छिपा मिल सकता था। बैटल स्किल पवेलियन 3 मंजिला था।
लेकिन कुलीन युवाओं के लिए केवल पहली मंजिल खुली थी। फिर भी वहाँ 17 विशाल पुस्तक अलमारियां थीं। उनमें अनगिनत बैटल स्किल्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स भरी हुई थी। दृश्य अत्यंत भव्य था। उधर विक्रम और उसके आसपास के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। मोहन राठौर नामक युवक धीरे से उसके पास आया। भाई विक्रम, मेरा लाइफ एंड डेथ ड्यूअल लव के साथ तय हो चुका है। इस बार मैं उसे मारकर आपका बदला लूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, अभी उसे मारना सही नहीं होगा। अगर मारना होता तो मैं पहले ही मार देता। मोहन चौंक गया। तो फिर क्या करूं? विक्रम की आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसे मारना मत, लेकिन उसके शरीर से कुछ चीजें निकाल लो। मोहन की आंखें चमक उठीं। समझ गया, जिस चीज को उसने मुझसे छीना था, मैं वही उससे छीनूंगा। और शायद उसकी एक आंख भी। उसकी आंखों की वो घमंडी नजर मुझे पसंद नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर खड़ा लव अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन पर नजर रखे हुए था। हालांकि वह उनकी बात पूरी तरह नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उनके चेहरे पढ़ने के लिए इतना ही काफी था। लव के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। शिकारी खुद को भेड़िया समझ रहे थे, जबकि वे दोनों असल में केवल दो मोटी भेड़ें थीं। कुछ देर बाद उसने अपना ध्यान पुस्तकों पर लगाया। उसे किसी बैटल स्किल की आवश्यकता थी, क्योंकि पिल सॉवरेन की स्मृतियों में केवल एल्केमी थी। उसके पास कोई युद्ध तकनीक नहीं थी। काफी देर खोजने के बाद उसे एक उपयुक्त बैटल स्किल दिखाई दी। वह उसे लेने ही वाला था कि अचानक एक काले चेहरे वाला युवक आगे बढ़ा और पुस्तक उठा ली। क्षमा करना, ये पुस्तक मुझे पसंद आ गई। उसने लव की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। लव ने भौहें सिकोड़ ली। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। वह दूसरी अलमारी की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पाम बैटल स्किल दिखाई दी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वही काले चेहरे वाला युवक फिर सामने आ गया। उसने पुस्तक उठा ली। क्षमा करना, ये भी। चटाक। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और वह हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। अध्याय 7, युद्ध कौशल का अभ्यास। चटाक। एक बेहद तेज और गूंजदार थप्पड़ की आवाज पूरे बैटल स्किल पवेलियन में फैल गई। उस काले चेहरे वाले युवक की बात बीच में ही रुक गई और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से 10 से भी अधिक दांत निकलकर फर्श पर बिखर गए। लव ने उसकी ओर देखते हुए बड़े अफसोस भरे स्वर में कहा, माफ करना, इस पुस्तक पर इस युवा स्वामी की नजर पड़ गई है। उसका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि जैसे वास्तव में उसे खेद हो। पूरा बैटल स्किल पवेलियन स्तब्ध रह गया। जो लोग अभी तक युद्ध कौशल की पुस्तकें पढ़ रहे थे, सबने एक साथ सिर उठाया। कौन है जो बैटल स्किल पवेलियन के अंदर हिंसा करने की हिम्मत करता है? अचानक एक ठंडी गर्जना सुनाई दी। अंदरूनी भाग से काले वस्त्रों में एक पुरुष बाहर निकला। उसका चेहरा कठोर और गंभीर था। उसके शरीर से उठती रक्त और ऊर्जा की लहरें किसी पर्वत जैसी प्रतीत हो रही थी। केवल उसकी उपस्थिति ही लोगों को दबाव महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। लव की आंखें सिकुड़ गईं। ब्लड कंडेंसेशन रियल्म। उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति छिपा हुआ था, लेकिन तुरंत उसे समझ भी आ गया। बैटल स्किल पवेलियन साम्राज्य की महत्वपूर्ण संपत्ति थी। स्वाभाविक था कि इसकी रक्षा कोई शक्तिशाली साधक करे। बोलो, यहाँ क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कठोर स्वर में पूछा। लव ने कंधे उचकाए। यदि जानना है तो उससे पूछिए। उसने फर्श पर पड़े युवक की ओर इशारा किया। वांग मंगलाल, जिसे सभी मंगल कहते थे, का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। स्पष्ट रूप से उसे थप्पड़ पड़ा था, फिर भी उससे ही पूछा जा रहा था। वरिष्ठ, ये वरिष्ठ। उसी समय विक्रम सिन्हा दौड़ता हुआ आया। उसने सम्मान से कहा, वरिष्ठ, बात ऐसी है कि मंगल के चेहरे में अचानक खुजली होने लगी थी, इसलिए उसने स्वयं को थप्पड़ मार लिया। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। मंगल स्तब्ध रह गया। वह कुछ कहना चाहता था,
लेकिन तभी उसने देखा कि मोहन राठौर दूर से उसे अर्थपूर्ण नजरों से देख रहा है। वो तुरंत चुप हो गया। तुम वीरेंद्र सिंह के पुत्र हो? ब्लड कंडेंसेशन साधक ने पूछा। जी। विक्रम ने सिर झुका दिया। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर मंगल की ओर देखकर बोला, यदि चेहरा खुजला रहा हो तो उसे खुजलाओ। इतना तमाशा मत करो और ये सब साफ करो। मैं दोबारा ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहता। ये कहकर वो वापस अंदर चला गया। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। किसी को समझ नहीं आया कि विक्रम ने लव की मदद क्यों की। लव मुस्कुराया। सुना नहीं? जल्दी अपना कचरा साफ करो। इसके बाद वो आराम से दूसरी पुस्तकों की ओर बढ़ गया। मंगल के भीतर आग जल उठी। उसके गाल में अभी भी दर्द हो रहा था। टूटे हुए दांतों की वजह से उसका मुंह लहूलुहान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। विक्रम उसके पास आया। धैर्य रखो। यदि तुम शिकायत करते तो लव को 1 महीने के लिए हिरासत में डाल दिया जाता, लेकिन वह 1 महीने बाद सही सलामत वापस आ जाता। अब सहन कर लो, कल मोहन तुम्हारा बदला ले लेगा। मंगल ने मजबूरी में सिर हिला दिया। उसने जीवन भर लव को सताया था, लेकिन आज पहली बार उसे स्वयं अपमान झेलना पड़ा था, और वह भी बिना प्रतिरोध किए। कुछ लोग उसके टूटे दांत इकट्ठा कर रहे थे। तभी विक्रम ने पूछा, अजीब बात है, तुम्हारे चेहरे पर सूजन तो बहुत कम है, फिर इतने सारे दांत कैसे टूट गए? बाकी लोग भी हैरान थे। सामान्यतः दांत तोड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली वार चाहिए होता है। मंगल ने गुस्से से कहा, मुझे क्या पता। उसे नहीं मालूम था कि लव ने अपने एल्केमी ज्ञान का उपयोग किया था। मानव शरीर की संरचना उसके लिए खुली किताब थी। उसका थप्पड़ विशेष कोण और बल से मारा गया था, जिससे मसूड़े ढीले पड़ गए और दांत निकल गए। भविष्य में मंगल को शायद एक ही ओर से खाना चबाना पड़े। उस घटना के बाद कोई भी लव को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लव भी शांति से पुस्तकें देखने लगा। बैटल स्किल्स 3 श्रेणियों में विभाजित थी। हेवन, अर्थ, मॉर्टल। यहाँ मौजूद सभी बैटल स्किल्स केवल मॉर्टल ग्रेड की थी, फिर भी वे अत्यंत मूल्यवान मानी जाती थी। लव ने एक पुस्तक उठाई, स्पिरिट ऑफ द बुल। उसने पूरी पुस्तक पढ़ी। बुरा नहीं, ऊर्जा के उपयोग का तरीका सीधा और प्रभावी है, मेरे लिए उपयुक्त है। उसने सिर हिलाया। उसके लिए शरीर की नसें और ऊर्जा मार्ग किसी नक्शे की तरह स्पष्ट थे, इसलिए ऐसी निम्न स्तर की बैटल स्किल सीखना उसके लिए कठिन नहीं था। कुछ ही समय में उसने पूरी तकनीक याद कर ली। उसने पुस्तक वापस रख दी, फिर दूसरी पुस्तक उठाई, वाइंड चेसिंग स्टेप्स। यह एक फुटवर्क बैटल स्किल थी। इससे पैरों की गति और विस्फोटक शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। लंबी दूरी तय करने और युद्ध के दौरान बचने दोनों में उपयोगी। लव मुस्कुराया। अच्छा है, ये भी काम आएगी। उसने उसे भी याद कर लिया। कुछ घंटों बाद वही ब्लड कंडेंसेशन साधक फिर प्रकट हुआ। समय समाप्त। सभी पुस्तकें वापस रख दो। यदि किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो मृत्यु दंड भी कम होगा। उसकी आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। सभी लोग तुरंत पुस्तकें वापस रखने लगे। कई लोगों के चेहरे पर निराशा थी। उन्हें केवल आधा दिन मिलता था। किसी एक बैटल स्किल को समझने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन नियम तो नियम थे। लव ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसे लगा ही नहीं कि 4 घंटे बीत चुके हैं। यदि लोगों को पता चलता कि उसने केवल 4 घंटे में 2 बैटल स्किल्स पूरी तरह याद कर ली है, तो शायद उनके जबड़े जमीन पर गिर जाते। बैटल स्किल्स केवल पढ़ने से नहीं सीखी जाती थी। उनमें ऊर्जा प्रवाह, नसों की दिशा और जटिल सिद्धांत होते थे, लेकिन लव के लिए ये सब बेहद सरल था। पिल सॉवरेन की स्मृतियों ने उसे असाधारण समझ प्रदान की थी। इंपीरियल कॉलेज से निकलते समय उसने मोटू मोहन और बाकी साथियों को विदा कहा। फिर वो अर्जुन ठाकुर के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अर्जुन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य उभरा, लेकिन उसने जल्दी ही उसे छिपा लिया। लव मुस्कुराया और घर लौट आया।
घर पहुंचने पर उसने देखा कि वह कमरा जहां उसने फेंगफू स्टार को जन्म दिया था, साफ कर दिया गया था। हालांकि अभी भी वहां रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसके लिए दूसरा कमरा तैयार किया गया था। सबसे पहले वह अपनी माँ के पास गया। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया था। उन्हें लगता था कि जागने के बाद लव पूरी तरह बदल गया है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने के बाद उनका मन शांत हो गया। हालांकि लव ने लाइफ एंड डेथ ड्यूअल की बात उनसे छिपा ली। वो उन्हें और चिंता नहीं देना चाहता था। रात होने पर वो अपने नए कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और दूसरी फेंगफू पिल निगल ली। जैसे ही औषधि की शक्ति फैली, उसके पैर के तलवे में स्थित फेंगफू स्टार का भ्रूण थोड़ा और बड़ा हो गया। उसकी ऊर्जा संग्रह करने की क्षमता भी बढ़ गई, लेकिन ये अभी भी केवल एक प्रारंभिक अवस्था थी। पूर्ण फेंगफू स्टार बनने के लिए असंख्य फेंगफू पिल्स चाहिए थीं। यही कारण था कि 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट को देखकर वह पहले निराश हुआ था। 2 फेंगफू पिल्स, सैकड़ों हजार स्वर्ण मुद्राएं, और परिणाम सिर्फ थोड़ा सा विकास। ये सचमुच एक अथाह गड्ढा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसके पास डैंशन नहीं था। यदि वह इस तकनीक का अभ्यास न करे, तो जीवन भर एक कमजोर व्यक्ति बनकर रहेगा। 4 घंटे बाद फेंगफू पिल पूरी तरह अवशोषित हो गई। अब आधी रात हो चुकी थी। लव चुपचाप बाहर निकला और लकड़ी रखने वाले कमरे में पहुंचा। गहरी सांस लेकर उसने स्पिरिट ऑफ द बुल का अभ्यास शुरू किया। उसके लिए तकनीक सीखना आसान था। कुछ ही प्रयासों में उसने ऊर्जा प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की चक्की रखी थी। उसका वजन लगभग 750 किलोग्राम था। लव ने दोनों हाथों से उसे पकड़ा। उठो! धड़ाम! विशाल चक्की हवा में उठ गई। लव की आंखें चमक उठीं। कमाल है, मेरी शारीरिक शक्ति अब कम से कम 5वें हेवन स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन के बराबर है। वह उत्साहित हो उठा। पहले वह मुश्किल से 75 किलो वजन उठा पाता था। अब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर खुद को रोका नहीं। स्पिरिट ऑफ द बुल सक्रिय हुआ। ऊर्जा उसके पैरों से होकर नसों में दौड़ी और उसकी मुट्ठी में एकत्र हो गई। बुल फिस्ट! धड़ाम! उसने पत्थर की चक्की पर मुक्का मारा। चक्की हवा में उछल गई और सामने की दीवार से टकराकर उसे तोड़ती हुई निकल गई। पूरा कमरा हिल गया। लव स्तब्ध रह गया। वह केवल शक्ति जांचना चाहता था, लेकिन परिणाम उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। बाहर के नौकर चाकर जाग गए। चारों ओर हंगामा मच गया। स्थिति समझते ही लव फौरन अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट आखिर कितनी भयानक तकनीक है। यदि केवल फेंगफू स्टार के भ्रूण ने उसे इतनी शक्ति दी है, तो 9 पूर्ण सितारे बनने पर क्या होगा। सुबह की पहली किरण कमरे में प्रवेश कर रही थी। लव ने धीरे से आंखें खोली। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मोहन, तुम मेरे शरीर के हिस्से लेना चाहते हो? बहुत बड़ा सपना देख रहे हो। अफसोस, वह कभी पूरा नहीं होगा। वह उठ खड़ा हुआ। बाहर नौकर अभी भी रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। उगते सूरज को देखते हुए उसके मन में एक विचार उठा, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अध्याय 8, जीवन और मृत्यु का युद्ध। मार्शल एरिना के चारों ओर आज असामान्य भीड़ जमा थी। सिर्फ वे लोग ही नहीं आए थे जिन्हें लड़ाइयाँ देखने का शौक था, बल्कि राजधानी के कई कुलीन परिवारों के युवा भी उपस्थित थे। आज लव और मोहन राठौर के बीच लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी। हालांकि इस एरिना में प्रतिदिन अनेक द्वंद्व होते थे, लेकिन जीवन और मृत्यु के युद्ध बहुत कम देखने को मिलते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों योद्धाओं की साधना कोई विशेष नहीं थी, फिर भी दर्शकों की संख्या असाधारण थी। इसके अलावा राजधानी के सबसे प्रसिद्ध जुआघर
नीलकमल गैम्बलिंग हॉल ने भी विशेष सट्टा खोल दिया था। मोहन राठौर की जीत 2 गुना, लव की जीत 10 गुना। लाइफ एंड डेथ बैटल में धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती थी, इसलिए लोग खुलकर दाव लगा रहे थे। अधिकांश लोगों ने मोहन पर पैसा लगाया, क्योंकि पिछली बार लव की जीत केवल एक दुर्घटना मानी जा रही थी। सभी का मानना था कि मोहन ने उसे हल्के में लिया था। इस बार वैसा नहीं होगा। लव पर दाव लगाने वाले लोग बहुत कम थे। सट्टा केंद्र में मोहन वाले हिस्से में भारी भीड़ थी, जबकि लव वाला हिस्सा लगभग खाली पड़ा था। तभी एक विशालकाय युवक आगे आया। उसने एक क्रिस्टल कार्ड काउंटर पर फेंक दी। लव की जीत पर 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं। पूरा काउंटर स्तब्ध रह गया। क्या कहा? सट्टा संभालने वाला व्यक्ति अवाक रह गया। सुबह भर में कुल मिलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ही आई थी, और अब अचानक 3 लाख। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ठाकुर था। लव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जुआघर सट्टा अवश्य खोलेगा, इसलिए उसने अर्जुन को पहले ही पैसे देकर अपने ऊपर दाव लगाने को कहा था। असल में मोटू मोहन और बाकी मित्रों से मिले धन सहित उसके पास 2 लाख से अधिक स्वर्ण मुद्राएं थीं। लेकिन अर्जुन ने अपनी संपत्ति और हथियार गिरवी रखकर रकम बढ़ाकर 3 लाख कर दी थी। उसके माथे पर पसीना था। भाई, यदि लव हार गया तो मैं सचमुच सड़क पर आ जाऊंगा। दूसरी ओर दोपहर से पहले ही मोहन राठौर एरिना पहुंच गया। उसने जमीन पर हल्का दबाव डाला और कई मीटर ऊंचा उछलकर सीधे मंच पर उतर गया। दर्शकों से तुरंत तालियां और शोर उठने लगा। मोहन ने गर्व से चारों ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। आज वो लव से अपना अपमान 100 गुना वसूलने वाला था। लेकिन समय बीतता गया। लव कहीं दिखाई नहीं दिया। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वो डर गया? शायद भाग गया है। मैं भी उसकी जगह होता तो भाग जाता। तभी एरिना के वृद्ध प्रभारी ने कहा, तुम्हारा युद्ध 12:05 बजे निर्धारित है। तुम लगभग 1 घंटा पहले आ गए हो। चाहो तो नीचे उतर जाओ। पूरा मैदान ठहाकों से भर गया। मोहन का चेहरा काला पड़ गया। वो समय देखना ही भूल गया था, लेकिन अब नीचे उतरना उसकी शान के खिलाफ था। कोई बात नहीं, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। वैसे भी मरने वाला आदमी उससे अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता जो उसे मारने वाला है। उसने विशेषज्ञों की तरह पद्मासन लगाकर बैठने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी मुद्रा अजीब लगने लगी, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज थी और मंच काले पत्थरों का बना था, जो अब तपते तवे में बदल चुका था। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि उसके नीचे से हल्का धुआं उठ रहा है। कई लोग हंसी रोकने लगे। ये व्यक्ति सचमुच मूर्ख है। दूर खड़ी एक घूंघटधारी युवती मुस्कुरा उठी। उसके साथ दूसरी युवती भी थी। पहली का नाम मेघा था, दूसरी उसकी शिष्या और सहेली थी। दीदी मेघा, हम कई दिनों से यहाँ हैं। आप विवाह संबंध कब समाप्त करेंगी? सहेली ने पूछा। मेघा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अभी लव कठिन परिस्थिति में है। यदि मैं इस समय विवाह तोड़ने की बात करूं, तो ये बहुत क्रूर होगा। सहेली ने धीरे से कहा, लेकिन देर करने से समस्या हल नहीं होगी। गुरुजी कई बार बुला चुके हैं और आपकी प्रतिभा ऐसी है कि भविष्य में आप स्वर्गीय मार्ग को छुएंगी। आप और वह 2 अलग अलग संसारों के लोग बन जाओगे। मेघा ने हल्की सांस ली। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये उसके साथ अन्याय होगा। दोनों बातें कर ही रही थी कि भीड़ में अचानक हलचल मच गई। उन्होंने मुड़कर देखा। एक युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काले वस्त्र, तलवार जैसे भौहें, तेजस्वी आंखें। उसकी चाल शांत थी, लेकिन उसके भीतर से अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ ही दिनों पहले वाला लव और आज का लव 2 अलग व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। यहाँ तक कि मेघा और उसकी सहेली भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो उसके भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा हो।
मोहन राठौर तुरंत खड़ा हो गया और खड़े होते ही उसका जला हुआ पिछला हिस्सा दर्द से तड़प उठा, जिससे उसका मूड और खराब हो गया। लव, ऊपर आकर मर, वह गरजा, लेकिन लव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने पहले अर्जुन को ढूंढा। दोनों की नजरें मिली। अर्जुन ने हल्का सिर हिलाया। लव समझ गया, दाव लग चुका था। फिर उसने मोटू, मोहन और बाकी दोस्तों को देखा। सभी उसकी हौसला अफजाई करने आए थे। लव मुस्कुराया और धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। मोहन ने नाटकीय छलांग लगाकर प्रवेश किया था, लेकिन लव केवल सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर आया। ये देखकर जिन लोगों ने उस पर पैसा लगाया था, उनके चेहरे उतर गए। लगता है हमारा पैसा गया, किसी ने बुदबुदाया। लव, मोहन ने दांत पीसते हुए कहा। लव मुस्कुराया। क्यों, पीछे बहुत जलन हो रही है क्या? ये सुनते ही भीड़ हंसी से फट पड़ी। मोहन का चेहरा लाल पड़ गया। उसी समय वृद्ध प्रभारी आगे आए। समय हो चुका है, दोनों पक्ष लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने दस्तावेज आगे बढ़ाया। लव ने बिना झिझक अपना नाम लिख दिया। ये साधारण द्वंद्व नहीं था। यहाँ हार मानना भी बेकार था। हारने वाले का जीवन विजेता के हाथ में होता। मोहन ने भी हस्ताक्षर किए। फिर उसने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, आज मैं तुम्हें 100 गुना अपमान लौटाऊंगा। अब किसी निर्णायक की आवश्यकता नहीं थी। मंच स्वयं मृत्यु का मैदान बन चुका था। लव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की इच्छा चमक उठी। वर्षों से वो अपमान सह रहा था, विशेषकर तब से जब विक्रम सिंह ने पहली बार उसकी मां का अपमान किया था। तब से अनेक लोग वही बात दोहराने लगे थे। आज वो अब और सहने वाला नहीं था। मर जा हरामी, मोहन दहाड़ा। उसके शरीर में स्पिरिचुअल क्यूआई प्रवाहित होने लगी। उसके चारों ओर ऊर्जा की तरंगे दिखाई देने लगी। भीड़ ने सिर हिलाया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अब कोई लापरवाही नहीं थी। उसकी उंगलियां पंजों जैसी हो गईं और वह बिजली की तरह लव की ओर झपटा, सीधे उसके कंधों को निशाना बनाते हुए। बहुत बढ़िया, उसे अपंग बना दो, नीचे से मंगल चिल्लाया। वह अभी तक अपने टूटे दांतों का बदला लेना चाहता था। अर्जुन और बाकी मित्रों के दिल धड़क उठे, क्योंकि शुरुआत से अब तक लव ने अपनी साधना का कोई प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन लव के चेहरे पर केवल ठंडी मुस्कान थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वाइन चेसिंग स्टेप्स। उसका शरीर धुंधला हो गया और अगले ही क्षण वह सीधे मोहन की ओर झपटा। धड़ाम। दोनों की टक्कर पूरे मंच को हिला गई। अध्याय 9, अल्केमिस्ट गिल्ड। धड़ाम। एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा एरिना स्तब्ध रह गया। किसी ने भी नहीं देखा कि आखिर हुआ क्या था। अभी एक क्षण पहले लव सामने नहीं था और अगले ही पल वह मोहन राठौर के ठीक सामने खड़ा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोगों को लगा जैसे कोई भूत अचानक प्रकट हो गया हो। ये वाइन चेसिंग स्टेप्स का प्रभाव था। निकट दूरी पर इसकी विस्फोटक गति लगभग अजेय थी। मोहन के दोनों पंजे हवा में ही रह गए, लेकिन लव का घुटना बिजली की तरह ऊपर उठा। धड़ाम। एक भयानक आवाज गूंजी। मोहन का शरीर हवा में उछल गया और उसी क्षण उसकी पैंट से एक छोटा गोल मांसल गोला उड़कर भीड़ की ओर जा गिरा। भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। दूसरी ओर मंगल अभी तक कल्पना कर रहा था कि मोहन कैसे लव को तड़पा तड़पा कर मारने वाला है। इस अचानक घटना से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह छोटा सा गोला सीधा उसके खुले मुंह की ओर उड़ रहा है। जब तक उसे एहसास हुआ, वह वस्तु उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। एक घिनौनी दुर्गंध उसके मुंह में भर गई। आ है। मंगल पागलों की तरह उल्टियाँ करने लगा। काफी देर बाद वह चीज बाहर निकली। जब विक्रम सिन्हा और बाकी लोगों ने उसे देखा, वे भी उल्टी करने लगे। सब लोग तुरंत दूर हट गए। आ है। मंच पर मोहन अपने दोनों हाथों से नीचे का हिस्सा पकड़कर दर्द से तड़प रहा था।
उसका चेहरा विकृत हो चुका था। यदि स्पिरिचुअल क्यूआई की सुरक्षा न होती तो वो बहुत पहले बेहोश हो चुका होता। पूरा एरिना खामोश था। सबकी निगाहें बारी बारी से मोहन और जमीन पर पड़े उस छोटे गोल टुकड़े पर जा रही थी। दृश्य इतना अजीब था कि कोई समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। लव ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा हुआ, अब चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर नहीं रहेगा। पूरा मैदान फिर से स्तब्ध रह गया। मोहन की आंखों में पागलपन उतर आया। उसकी आखिरी पारिवारिक निशानी भी खत्म हो चुकी थी। अब वह कभी संतान पैदा नहीं कर सकता था। तू, वह क्रोध से कांप उठा। मर जा, उसने पागलों की तरह दहाड़ लगाई। स्टोन क्रशिंग फिस्ट। उसने अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को पूरी शक्ति से प्रवाहित किया। दर्द को दबाकर वो सीधे लव पर टूट पड़ा। तीसरे हेवन स्टेज क्यूआई कंडेंसेशन की पूरी शक्ति फूट पड़ी। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। विक्रम सिंह की सारी चेतावनियां उसके दिमाग से निकल चुकी थी। उसे सिर्फ लव को टुकड़े टुकड़े करना था। लव की आंखों में बर्फ जैसा ठंडा हत्यारा भाव उभरा। उसने जोर से गर्जना की। उसकी आवाज आकाशीय गर्जना जैसी थी। कई दर्शकों के कान सुन पड़ गए। एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर को घेरने लगी। इस बार उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने भी सीधा मुक्का मारा। स्पिरिट ऑफ द बुल। धड़ाम, भीषण विस्फोट हुआ। साथ ही हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दी। आ है। मोहन की चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। उसका एक हाथ पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। खून चारों ओर बिखर गया। भीड़ भय से जड़ हो गई। लव वही खड़ा था। मुक्का अभी भी आगे की ओर था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ हत्या की इच्छा। उस क्षण वह किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि मृत्यु के देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे संभव है? वो बैटल स्किल इस्तेमाल कर सकता है? क्या वह सचमुच साधना कर सकता है? उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। दर्शक कांप उठे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद को मोहन की जगह कल्पना कर रहे थे और भय से कांप रहे थे। यहाँ तक कि लव भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली निकली। साधारण व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई निम्न स्तर की बैटल स्किल इतनी ताकत नहीं दिखा सकती थी। धीरे धीरे वह मोहन की ओर बढ़ने लगा। ठक ठक ठक। हर कदम लोगों के दिलों पर हथौड़े जैसा पड़ रहा था। अब मोहन का सारा अहंकार गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ भय बचा था। नहीं, मेरे पास मत आओ। वह कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई दुस्वप्न उसकी ओर बढ़ रहा हो। मुझे मत मारो। सब विक्रम सिंह के आदेश पर हुआ था। वह रोते हुए चिल्लाया। नीचे खड़े विक्रम सिंह का चेहरा बदल गया। मोहन, बकवास मत कर। लेकिन मोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमने हमें लव को परेशान करने को कहा था, बदले में फायदा देने का वादा किया था। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो हिस्टीरिया में चीखने लगा। विक्रम सिंह का चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी आंखों में हत्या की चमक उभर आई। तुम मरना चाहते हो? वह गुर्राया। मोहन पागलों की तरह बोलता रहा। विक्रम सिंह तो सिर्फ किसी और का नौकर है। असल में अचानक लव को मृत्यु जैसी ठंडी अनुभूति हुई। उसका शरीर बिना सोचे पीछे हट गया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब उसने फिर मोहन की ओर देखा, तो उसका शरीर जम गया। मोहन की आंखें खाली हो चुकी थीं। उसकी सांस बंद हो चुकी थी। वह मर चुका था। लव का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत भीड़ की ओर देखा। उसे सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दिया, बास की टोपी पहने एक रहस्यमय आदमी। वह तेजी से भीड़ में गायब हो रहा था। कुछ ही क्षणों में उसका कोई निशान नहीं बचा। पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। स्पष्ट था, मोहन की हत्या किसी और ने की थी।
कुछ क्षण बाद एरिना के वृद्ध प्रभारी ने घोषणा की, लव विजेता है। हालांकि अंतिम वार किसी और ने किया था, लेकिन सब जानते थे यदि लव चाहता तो मोहन को स्वयं मार सकता था, इसलिए जीत उसी की मानी गई। जिन लोगों ने मोहन पर पैसा लगाया था वे निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गए, लेकिन जिन लोगों ने लव पर दाव लगाया था वे खुशी से उछल पड़े। मोटू मोहन और बाकी मित्र सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे। मोहन की लाश अब सिर्फ एक निर्जीव शरीर थी। उसके परिवार को सूचना भेज दी जाएगी और मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। राजधानी के नियम स्पष्ट थे। लाइफ एंड डेथ बैटल के बाद कोई निजी बदला नहीं ले सकता था। मंच से उतरते ही अर्जुन ठाकुर ने लव को कसकर गले लगा लिया। कमबख्त, तू इतना ताकतवर कब बन गया? मेरा दिल तो बाहर आने वाला था। लव हंस पड़ा। मोटू मोहन और बाकी दोस्त चमकती आंखों से बोले, भैया लव, अब से हम सब आपके आदमी हैं, हमें संभाल लेना। लव मुस्कुराया, बिल्कुल, चलो पहले अपना पैसा लेते हैं। कुछ देर बाद असंख्य लोगों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच लव ने अपना भुगतान प्राप्त किया, 3 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं। जब क्रिस्टल कार्ड उसके हाथ में आई तो वह मोहन को हराने से भी अधिक उत्साहित हो गया, क्योंकि अब उसके पास धन था और साधना के लिए धन सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि मोहन मर चुका था, लेकिन उसके अंतिम शब्दों ने लव को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब स्पष्ट था, ये सब केवल पुरानी दुश्मनी नहीं थी, इसके पीछे कोई और भी था। विक्रम सिंह स्वयं भी किसी के आदेश पर काम कर रहा था। इसका अर्थ था उसके परिवार के खिलाफ बहुत गहरी साजिश चल रही थी। मामला उम्मीद से कहीं अधिक जटिल है। लव बुदबुदाया, लेकिन फिर उसने 3 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं वाली क्रिस्टल कार्ड को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन सचमुच आत्मविश्वास देता है। दोस्तों के साथ भोजन करने के बाद उसने उनका सारा उधार लौटाया और एक वादा भी किया, तुम सबकी साधना का इंतजाम मैं करूंगा। मोटू मोहन और बाकी दोस्त खुशी से पागल हो गए। वे सभी ऐसे लोग थे जो साधना नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही थी। लव ने उन्हें ये बात गुप्त रखने को कहा और सबने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद वह कुछ देर अर्जुन ठाकुर के साथ बैठा। अर्जुन पहले से ही QI कंडेंसेशन के 8वें स्तर पर था। वो जल्द ही ब्लड कंडेंसेशन रियल में प्रवेश कर सकता था। लव ने मन ही मन तय किया, ये व्यक्ति भरोसे के योग्य है। अंततः दोनों अलग हुए और लव सीधे दक्षिणी क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसका अगला लक्ष्य था अल्केमिस्ट गिल्ड। पूरी राजधानी में ये सबसे सम्मानित स्थान था। यहाँ तक कि राज परिवार भी गिल्ड के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता था। कहा जाता था, अल्केमिस्ट गिल्ड पूरी दुनिया में फैली हुई है और राजधानी की शाखा तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा थी। लव यहाँ एक उद्देश्य से आया था। उसे आधिकारिक अल्केमिस्ट पहचान प्राप्त करनी थी। यदि वह सफल हो गया तो उसकी सामाजिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसे दुर्लभ औषधीय सामग्री बहुत सस्ती दरों पर मिल सकेगी। गिल्ड की विशाल इमारत दूर से ही श्रद्धा जगाती थी। अंदर प्रवेश करते ही 2 युवतियों ने उसका स्वागत किया। जब उन्होंने सुना कि वह अल्केमिस्ट परीक्षा देना चाहता है तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। एक 16 वर्षीय युवक जिसके शरीर से साधना की कोई तरंग भी महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी वे उसे परीक्षा कक्ष तक ले गईं। अंदर कई लोग औषधि शोधन में व्यस्त थे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे देखते ही लव के भीतर छिपा हुआ क्रोध जाग उठा। यही वो बूढ़ा था जिसने उसकी माँ को झूठ बोलकर महंगी दवा खरीदने पर मजबूर किया था। लव ने अपने क्रोध को दबाया। मैं अल्केमिस्ट परीक्षा देने आया हूँ। बूढ़ा उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसा। तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए, घर जाओ। लव ने दोबारा कहा, मैं परीक्षा देने आया हूँ।
बूढ़े का चेहरा कठोर हो गया। मेरे पास बच्चों के साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। दफा हो जाओ, वरना पहरेदारों से बाहर फिंकवा दूंगा। लव का धैर्य टूट गया। उसने बूढ़े को घूरते हुए दहाड़ लगाई। अगर तुम्हारे कान अभी पूरी तरह बहरे नहीं हुए हैं, तो आखिरी बार सुन लो। मैं एल्केमिस्ट परीक्षा देने आया हूँ। उसकी आवाज पूरे एल्केमिस्ट गिल्ड में गूंज उठी। उसी क्षण एक नाराज आवाज सुनाई दी। कौन है जो यहाँ इतना शोर मचा रहा है? एक दुबला-पतला वृद्ध धीरे धीरे अंदर आया। लव ने उसे देखा और उसके होठों पर शरारती मुस्कान उभर आई। अध्याय 10 लड़के को सबक सिखाना। लव ने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया, और सिर्फ लव ही नहीं, राजधानी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे न पहचानता हो। वो था अल्केमिस्ट गिल्ड का अध्यक्ष महागुरु युनकी। महागुरु, ये लड़का यहाँ आकर हंगामा कर रहा था। मैं अभी इसे बाहर निकलवाने ही वाला था। गुरुचरण ने तुरंत शिकायत की। लव ने मन ही मन आंखें घुमाईं। फिर अचानक उसने बेहद भावुक चेहरा बनाया। क्या आप ही महागुरु युनकी हैं? कमाल है, मेरी जान बचाने का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। युनकी थोड़ा चौंक गए। जान बचाने का उपकार? क्या तुमने मुझे किसी और से भ्रमित कर लिया है? लव ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उसने उंगली से गुरुचरण की ओर इशारा किया। इन्हीं महोदय ने मेरी माँ से हजारों स्वर्ण मुद्राएं लेकर आपकी बनाई हुई टाइगर बोन पिल बेची थी। उसी दवा की वजह से मैं बच पाया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये सुनते ही गुरुचरण का चेहरा पीला पड़ गया। युनकी का चेहरा भी ठंडा हो गया। गुरुचरण, ये मामला क्या है? गुरुचरण घबरा गया। महागुरु, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। लव तुरंत बीच में बोल पड़ा। अरे, अब आप मान क्यों नहीं रहे? क्या अल्केमिस्ट गिल्ड के लोग इतने महान होते हैं कि अपने अच्छे कामों का श्रेय भी नहीं लेते? वैसे मेरी माँ को जो दोषपूर्ण टाइगर बोन पिल बेची गई थी, उसके बारे में तो काफी लोग जानते हैं। गुरुचरण लगातार आँखों से इशारे कर रहा था, लेकिन लव ने अनदेखा कर दिया। क्या उसे लगता था कि लव परिवार का पैसा लूटना इतना आसान था? कुछ क्षण बाद महागुरु युनकी ने गहरी सांस ली। तुम कई दशकों से मेरे साथ हो। तुम मेरा स्वभाव जानते हो। यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। गुरुचरण का चेहरा राख जैसा हो गया। महागुरु, मैं जाओ, युनकी ने शांत स्वर में कहा। गुरुचरण लगभग गिर पड़ा। ये निर्णय उसके लिए मृत्यु के समान था। अल्केमिस्ट गिल्ड से निकाले जाने का मतलब था उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त। लव ने तिरस्कार से कहा, इतने साल लोगों को ठगकर जो धन कमाया है, उसे मरते दम तक खर्च नहीं कर पाओगे। अब दया के पात्र मत बनो। गुरुचरण ने उसे घृणा से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। सिर झुकाकर धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके जाने के बाद युनकी ने सिर हिलाया। धन्यवाद लड़के, यदि तुम न बताते तो मैं अंधेरे में ही रहता। लव हंस पड़ा। धन्यवाद की जरूरत नहीं। उस बूढ़े ने हमारे परिवार को लूटा था। मैं तो सिर्फ बदला लेने आया था। युनकी जोर से हंस पड़े। अच्छा, इतनी सीधी बात करने वाला युवक मैंने बहुत कम देखा है। लव ने कंधे उचकाए। जब पूरी जिंदगी सच छिपाना संभव नहीं है, तो बेहतर है कि खुलकर इंसान बना जाए। युनकी और भी प्रसन्न हो गए। कई वर्षों बाद उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उनसे बिना डर के मजाक कर रहा था। तो बताओ, तुम सिर्फ शिकायत करने तो नहीं आए हो? लव मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं अल्केमिस्ट परीक्षा देने आया हूँ। ये कहकर उसने अपना दाया हाथ उठाया। फू, एक छोटी सी लौ उसकी उंगलियों पर नाच उठी। फिर उसकी उंगलियां हिलीं। लौ एक शरारती बंदर की तरह उछलने लगी। युनकी की आंखें चमक उठीं। बुरा नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सामान्य लोगों से कम दोगुनी है। तुम अल्केमी सीखने के लिए उपयुक्त हो। लव ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने अपनी असली क्षमता नहीं दिखाई, अन्यथा शायद ये बूढ़ा डर ही जाता। आओ, मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ।
युनकी उसे लेकर अंदर चले गए। पीछे खड़े बाकी परीक्षार्थी स्तब्ध रह गए। क्या? सीधे परीक्षा? पहले योग्यता परीक्षण भी नहीं? क्या वह महागुरु का रिश्तेदार है? अरे नहीं, वह तो राजधानी का मशहूर निकम्मा लव है। सभी लोग जल भुन गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये अल्केमिस्ट गिल्ड था। यहाँ नियमों पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद वे दोनों भूमिगत परीक्षण कक्ष में पहुँचे। युनकी ने एक जल क्रिस्टल की ओर इशारा किया। अपनी लौ इस पर रखो। लव ने ऐसा ही किया। क्रिस्टल पर कई रेखाएं चमक उठीं। युनकी ने सिर हिलाया। निम्न हुआंग स्तर। मानक पूरा हो गया। इसके बाद वे एक छोटे तालाब के पास पहुँचे। तालाब में चमकते मोती भरे थे। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का उपयोग करके इन्हें ऊपर उठाओ। लव ने महसूस किया कि ये सामान्य पानी नहीं था। यह स्पिरिट मर्करी वाटर था, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता था। वो तुरंत निश्चिंत हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छोड़ी और लगभग 15 मोती ऊपर तैरने लगे। अचानक युनकी का चेहरा बदल गया। वे अविश्वास से मोतियों को घूरने लगे। लव का दिल धक से रह गया। बुरा हुआ, कहीं ज्यादा ताकत तो नहीं दिखा दी। उसने तुरंत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वापस खींच ली। फिर अभिनय शुरू कर दिया। चेहरा सफेद, सांसें तेज, मानो पूरी ताकत समाप्त हो चुकी हो। महागुरु, मैं किस स्तर का हूँ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। युनकी अभी भी स्तब्ध थे। XUAN स्तर, उन्होंने बुदबुदाया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि लव जमीन पर बैठा हाफ रहा है। शानदार, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ असाधारण है। मैंने सचमुच एक बेहतरीन प्रतिभा खोज ली। लव की आंखें चमक उठीं। महागुरु, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? युनकी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन भविष्य में मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दूंगा जो तुम्हें अल्केमी के शिखर तक पहुंचा सकता है। लव थोड़ा निराश हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, असल में मैं शिष्य इसलिए बनना चाहता था ताकि बाहर कोई मुझे परेशान न करे। युनकी जोर से हंस पड़े। चिंता मत करो, आज से तुम्हारे पास पिल अप्रेंटिस की पहचान होगी। फिर कौन तुम्हें परेशान करेगा? लव खुशी से लगभग उछल पड़ा। सामान्यतः किसी को पहले मेडिसिनल एक्सपर्ट बनना पड़ता था, फिर 1 साल बाद जाकर पिल अप्रेंटिस परीक्षा देने की अनुमति मिलती थी। लेकिन युनकी ने उसे सीधे पहचान देने का फैसला कर लिया। तुम अभी दवा बनाने के लिए थोड़े कमजोर हो, लेकिन 1 साल के अंदर निश्चित रूप से सक्षम हो जाओगे, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लव ने आदर से झुककर धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद महागुरु युनकी ने स्वयं उसके लिए पिल अप्रेंटिस पहचान पत्र बनवाया। उसे एक शानदार अल्केमिस्ट रोब भी दिया, जिस पर एक सितारा बना था। ये प्रथम स्तर पिल अप्रेंटिस का प्रतीक था। इसके अलावा उसे एक उच्च गुणवत्ता वाला औषधि कड़ाहा भी मिला, जो उसके पुराने कड़ाहे से कई गुना बेहतर था। लेकिन सबसे बड़ा उपहार अभी बाकी था। युनकी ने उसे एक स्पेशल रिंग दी। लव की आंखें चमक उठीं। स्पेशल रिंग अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। इसके भीतर अलग स्थान मौजूद होता था और इसकी कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच सकती थी। उसने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अंदर भेजी। 3 मीटर चौड़ा आंतरिक स्थान दिखाई दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। इसके बाद युनकी ने उसे विशेष छूट भी दी। अब वो औषधीय सामग्री आधी कीमत पर खरीद सकता था। साथ ही वरिष्ठ अल्केमिस्टों के अनुभव भी मुफ्त में पढ़ सकता था। कुछ ही घंटों में लव की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह वह एक तुच्छ युवक था और अब वो आधिकारिक पिल अप्रेंटिस बन चुका था। उसने बड़ी मात्रा में फेंगफू पिल की सामग्री खरीदी, साथ ही कई अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियां भी। जब वो गिल्ड से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। पहले वह कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसकी कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक थी। उसकी चाल तक बदल चुकी थी। सीना गर्व से तना हुआ था। शाम तक वो घर वापस पहुंचा। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसे नौकरानी रानी दिखाई दी।
रानी उसे देखते ही दौड़ती हुई आई। युवराज, मालकिन आपको बुला रही है। लव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि कमरे के अंदर जो व्यक्ति बैठा था उसे देखकर वो बिल्कुल तैयार नहीं था।